हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं जो कि पहली एंड भूजो है। ये आप 6th क्लास से पढ़ ही रहे होंगे, एनसीईआरटी शुरू से ही है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो पहली और भूजो हैं वो अपने अंकल के घर जाना चाहते हैं समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। जो उनके अंकल हैं वो एक किसान है, फार्मर है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे, टूल्स देखे, जो कि खुरपी थे, सिकल थी, शॉवल थे, प्लफ थे एक्सेट्रा इन द फील्ड में उन्होंने ये सब देखा। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ये आपने पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। कि ये आप ये क्या बता सकते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं, हरे हरे पौधे होते हैं, रंग बिरंग ग्रीन फ्लावर्स, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो जानवर होते हैं, जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो जानवर होते हैं ह्यूमन को इंक्लूड कर कर जो बाकी के जानवर हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इंसानों को छोड़कर कोई भी जानवर अपना खाना नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर ओन फूड। तो जानवर अपना फूड कहाँ से पाते हैं, कहाँ से उनको खाना उनका मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें सबसे पहले खाना ही क्यों चाहिए। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडीज। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आपको पहले से ही पता है। जो एनर्जी होती है फूड की, वो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज्ड करते हैं अपने बॉडी के वेरियस फंक्शन से वो कैरी करते हैं, जो एनर्जी होते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है। सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इन प्रोसेस के द्वारा ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमको एनर्जी देते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस के द्वारा हमको एनर्जी मिलती है खाने से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमको अपना खाना पौधों से मिलता है, जानवरों से मिलता है और दोनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लॉन्ग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा, जैसे आप जानते ही है कि जो इंडिया है एक विशाल देश है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लार्ज पॉपुलेशन है। इस टाइम पर तो वो फर्स्ट ही चल रहा है पॉपुलेशन में। तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। इतनी बड़ी संख्या को खाना पहुंचाने के लिए उनको अच्छे से रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब लगातार प्रोडक्शन होना, मतलब उगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट, उसके अच्छे से देखभाल करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और उसको बांटना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हर एक इंसान को वो खाना मिल सके। फिर आते हैं 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब जो खेती बाड़ी में काम होता है। एग्रीकल्चर यानी फील्ड में जो भी मतलब काम होता है वही सब। तो व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप। तो इसको आप अच्छे से डेफिनेशन को याद कर लीजिए और समझ लीजिए। जो प्लांट होते हैं इस एक ही प्रकार के सेम काइंड, जैसे मान लीजिए गेहूं है, वो एक ही टाइप का है, और वो एक ही प्लेस पर, जैसे पर्टिकुलर प्लेस है, मान लीजिए एक ग्राउंड है, ठीक है, और एक गेहूं है, एक ग्राउंड है, गेहूं के कुछ बीज हैं, और उसी को हम बहुत सारी
अमाउंट में हम उसको वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. तो फॉर एग्जाम्पल में दिया है कि जो गेहूं के प्लांट होते हैं, गेहूं, वीट मतलब गेहूं, जो प्लांट होते हैं वो फील्ड में उगते हैं बहुत ही एक ही प्रकार के काफ़ी सारी अमाउंट में, तो उसे ही हम क्रॉप्स कहते हैं। तो आपको बताइए भी, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कि आपको पहले से ही पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल्स अनाज होता है, वेजिटेबल्स सब्जियां और फ्रूट्स फल। तो ये सब विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स होते हैं जिनको उगाया जाता है फील्ड में। These can be classified on the basis of the season in which they grow. ये क्लासिफाइड मतलब ये विभिन्न प्रकार के सीजन में ग्रो होते हैं, जो कि अभी हमको पढ़ाया जाएगा। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जैसे कि टेम्परेचर जानते हैं तापमान, ह्यूमिडिटी यानी कि उमस, और एंड रेनफॉल यानी कि पानी बरसना, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक जगह से दूसरी तरफ से। यहाँ की एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, विभिन्न अपने अपने सीजन में ये सब आते हैं, ठीक है। ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different part of the country. तो इसी के प्रकार से विभिन्न सीजन यानी अलग अलग सीजन के हिसाब से यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, अनाज वनाज जो आपको बताया अभी मैंने। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इसके बावजूद कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर दो ही प्रकार के क्रॉप्स पैटर्न्स हैं जो कि नीचे बताए गए हैं। खारिफ क्रॉप्स, ये खारिफ क्रॉप्स पहले एक उसमें से, और दूसरा राबी क्रॉप्स सेकंड उसका ये। तो ये तो काफ़ी वैसी बात है कि इतना बड़ी कंट्री है और इसमें सिर्फ दो ही प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, जो कि खारिफ और राबी। इन दोनों से ही हम लोग अपना खाते पीते हैं। तो चलिए पहले खारिफ क्रॉप्स को पढ़ते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगते हैं यानी बरसात के मौसम में उगते हैं, उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है भारत देश में, वो जून से लेके सितंबर तक का होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं खारिफ क्रॉप्स के। फिर चलिए बढ़ते हैं राबी क्रॉप्स की तरफ। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स होते हैं जो कि सर्दियों के मौसम में उगते हैं, उन्हें हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। सर्दियों का मौसम यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक के इसी सीजन में रबी क्रॉप्स उगते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स के। Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके बावजूद भी यहाँ पर पल्स, इनको तो ये तो उगते ही उगते हैं, और इनके साथ साथ पल्सेस यानी दालें एंड वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, ये सब भी समर यानी कि गर्मियों में उगाए जाते हैं बहुत सारी विभिन्न जगहों पर। तो 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे जो भी बहुत सारी जो बेसिस होते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं, जितनी जैसे अभी हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ा, इसी प्रकार से और भी जो भी प्रोसेस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, वो सब अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो
Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है यानी कि अनाज का क्रॉप्स का उगना इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली जाती हैं फार्मर के द्वारा। फार्मर इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है अपने पीरियड ऑफ टाइम्स के द्वारा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब भी वो खेती वेती होती है, अगर आपने गए होंगे या सुना होगा, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पे किए जाते हैं। जैसे पहले उसमें जो खोदा जाता है, फिर जोता जाता है, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं। ये जितने प्रोसेस होते हैं ये सब उसमें अलग अलग सीजन के टाइप से अलग अलग टाइम के हिसाब से फार्मर्स करते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो ये सब आप अपने जो भी ये सारी एक्टिविटीज़ जो फार्मर्स लेते हैं खाना वो क्रॉस प्रोडक्शन के टाइम, तो ये सब आप देखेंगे ये बिल्कुल उसी की तरह होती हैं, उसी से सिमिलर होती हैं जो कि आपके यहाँ जो गार्डनर होते होंगे या जो भी होते होंगे, जो काम वो करते हैं एक प्लांट उगाने के लिए, और आप भी करते होंगे, आपने भी अगर किए होंगे अपने घर में पौधे उगाने के लिए। ये सारी एक्टिविटी सेम उसी तरीके से फार्मर्स करते हैं। जो काम आप करते हैं क्रॉप्स उगाने के लिए या अपने घर पे प्लांट्स लगाने के लिए, वही सब चीज़ें फार्मर भी करते हैं फसलें उगाने के लिए। तो these activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं और टास्क्स होते हैं, ये सभी को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती हैं जो कि नीचे दी गई हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला सॉइल की तैयारी। तो सॉइल को पहले तैयार किया जाता है। सेकंड सोइंग यानी बीज उगाए जाते हैं, बीज डाले जाते हैं। फिर थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, थर्ड होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये सब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिशंस का रखते हैं, कंटेन करते हैं, जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं उनके अच्छी ग्रोथ्स के लिए। तो ये सब वही होती है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है ये सब अभी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मगर बता देता हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, मगर बता देता हूँ। मैन्योर जो ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होते हैं, और फर्टिलाइजर्स केमिकल, फर्टिलाइजर्स में केमिकल होता है और फर्टिलाइजर्स कंटेन केमिकल्स। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इरिगेशन, इरिगेशन यानी सिंचाई। फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो इनके प्लांट्स को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, जो कि प्लांट्स के लिए लाभकारी नहीं होते हैं, जो उनको बर्बाद करते हैं, तो उनसे भी हमको बचाना होता है। सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड सेवन स्टोरेज, उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो यहाँ पढ़ेंगे हम सॉइल की प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट ये सारे जितने प्रोसेस अभी पढ़े ये सब अभी हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए फर्स्ट उसमें से है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि बताया अभी सॉइल को तैयार करने के लिए। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, जो सॉइल को बनाना सबसे पहला प्रोसेस होता है, तैयार करना सबसे पहला प्रोसेस होता है क्रॉप को उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, सबसे पहला और बहुत ही आवश्यक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का, सॉइल को मतलब लूज़ करना, नमी उसमें पैदा करना, जिससे कि आराम से वो उसमें जुताई वगैरह जो खोदा जाता है, बीज उगाए जाते हैं, जिससे उनको आराम हो, उसको लूज़ करते हैं। So this allows the roots to penetrate deep into the
सॉइल जो अलाउ करता है इसको सॉइल को लूज करना, ये अलाउ करता है रूट्स को आराम से सॉइल के अंदर डीप मतलब बहुत ही अंदर तक जाने के लिए, अब जिससे मजबूत हो जाती हैं जड़ें। तो ये लूजन ऑफ सॉइल इसके लिए लाभकारी होता है। द लूज सॉइल अलाउस द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो जो सॉइल लूज होती है ये अलाउ करती है रूट्स को आराम से सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए अंदर से सॉइल के नीचे से वो न्यूट्रिशंस लेते हैं। जितना डीप रहेगा उतना ही उनके लिए अच्छा रहता है, उनकी जड़ें मजबूत रहती हैं, कभी तूफान वगैरह आए तो नहीं गिरते हैं, उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं और भी बहुत कुछ। इसलिए वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउस द रूट्स टू ब्रीथ इजली। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल कैसे रूट्स को अलाउ करता है आराम से सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो सॉइल लूज होती है वो मदद करती है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको मदद करता है आराम से वहाँ पर रहने के लिए। और भी these organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, ये एक फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, और वो उनको मदद करते हैं सॉइल को लूज करने में, और उसमें ह्यूमस यानी खाद जो होती है वो उसमें ऐड करने के लिए। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। मगर क्यों इसमें सॉइल में इनको लूज करना क्यों आवश्यक है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें मिनरल्स भी होते हैं, वाटर में यानी पानी, एयर यानी हवा, एयर एटमॉस्फेयर जो आप पढ़ते हैं, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो इन सब के साथ साथ जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो मर जाते हैं प्लांट्स, मतलब डेड हो जाते हैं, और जो डेड एनिमल्स होते हैं वो उसमें डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, जो भी उन्होंने न्यूट्रिशंस लिए होते हैं सॉइल से वो सब इसमें वापस से मिल जाते हैं, जो कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था, ये सब इसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं और जिससे कि सॉइल न्यूट्रिशन से रिच हो जाती है। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil। इस तरीके से जो बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स में जो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, वो वापस से उसमें मिल जाते हैं सॉइल में, जो अभी बताया ही था मैंने। These nutrients are again absorbed by plant। फिर ये न्यूट्रिशंस आराम से प्लांट फिर से अपना ले लेते हैं। जो नए प्लांट्स वहाँ पर लगाए जाते हैं, डेड प्लांट्स जब हो जाते हैं डिकम्पोज, उसके बाद नए प्लांट्स लगते हैं, तो वो प्लांट्स फिर से ये न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर, कुछ ही सेंटीमीटर्स नीचे, टॉप लेयर के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, कुछ ही नीचे उसमें जो सॉइल होती है जो कि प्लांट को सपोर्ट करती है ग्रोथ के लिए। Turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plant can use these nutrients। जो loosening of soil होता है, जो अभी बताया ही मैंने, ये मदद करती है सॉइल को ऊपर आने के लिए, टॉप लेयर में आने के लिए। जो अभी न्यूट्रिशेंट सॉइल है, जो प्लांट्स को ग्रोथ करने में मदद करती है, उस सॉइल को ऊपर लाने में ये प्रोसेस मदद करते हैं, जिससे कि प्लांट्स तो फिर से वो न्यूट्रिशंस यूज़ कर सकें और बढ़ सकें, उनको न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो बढ़ेंगे। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। यानी कि टर्निंग यानी कि
लूजनिंग ऑफ सॉइल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लफिंग। ये जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूज करने के लिए और टर्न करने के लिए, इनको हम टिलिंग और प्लफिंग भी कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लफ। प्लफ जो कि हल कहते हैं हिंदी में, तो उसके द्वारा यह प्लफिंग और टिलिंग की जाती है। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लफ होता है वो लकड़ी और आयरन यानी कि लोहा से बना होता है। इसमें नीचे ये पिक्चर भी दी गई है, यही हल होता है। ये जो आगे आयरन है ये देख रहे होंगे और पीछे वो लकड़ी से है। ये बैलों पे बांधा जाता है और फिर ये बैल खींचते हैं और जिससे कि सॉइल को लूज किया जाता है। तो यही वो होता है प्लफ। फिर इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा सूखी है, ड्राइड है, इट मे नीड वाटरिंग फ्रॉम बिफोर प्लफिंग, तो उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी और बिफोर प्लफिंग मतलब प्लफिंग से पहले, प्लफिंग के प्रोसेस से पहले उसको पानी से सींचना चाहिए, मतलब पानी डालना चाहिए। अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो, सूखी है अगर तो। इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। द प्लफ्ड फील्ड में हैव अ बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। जो फील्ड होती है प्लफ्ड की जाती है, प्लफ्ड फील्ड में बहुत सारे पत्थर होते हैं, बहुत सारे बिग क्लम्प्स होते हैं, इज कॉल्ड क्रम्स, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्रम्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। जो फील्ड को लेवलिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभकारी है फॉर सोइंग यानी बीज बोने के लिए, एज वेल एज फॉर इरिगेशन, और इसके साथ साथ सिंचाई के लिए भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो सॉइल को लेवल करने को भी एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो उसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, उसकी हेल्प ली जाती है, उसको हम लेवलर कहते हैं। समटाइम्स मैन्यूअर इज एडिड फॉर सॉइल बिफोर टिलिंग। कुछ टाइम में, समटाइम कभी कभी मैन्यूअर भी डाले जाते हैं, मतलब यानी कि जो अभी बताया था, जो सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रिशन कंटेन करता है, ये डाला जाता है टिलिंग से पहले। टिलिंग के प्रोसेस से पहले मैन्यूअर, जो कि बताया ही था मैंने, न्यूट्रिशन कंटेन करता है, जो कि ऑर्गेनिक होता है, उसको टिलिंग के प्रोसेस से पहले डाला जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद सॉइल। ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है सॉइल को मिक्स करने में। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद सॉइल। ये हेल्प करता है सॉइल में मैन्यूअर को मिलाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। द सॉइल इज मॉइस्चन्ड बिफोर सोइंग। सॉइल बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चन्ड मतलब पड़ा ही होगा, नमी बिफोर सोइंग। सॉइल बहुत ही ज़्यादा इस मैन्यूअर के जब डालते हैं, इससे कि सॉइल बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चन्ड हो जाती है और आराम से उसमें हम सोइंग मतलब बीज उगा सकते हैं, बीज डाल सकते हैं। ये प्रोसेस है जो कि हमें बीज उगाने से पहले करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का सेकंड पार्ट हम इसी चैनल में डालेंगे, वो आपको मिल जाएगा, आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।